कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात करगिल जंग की। 25 साल बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना ने आधिकारिक तौर पर कबूल किया है कि करगिल युद्ध में उसके सैनिक लड़े थे। यह कबूलनामा किसी और ने नहीं, पाक सेना के मौजूदा प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने किया है। हालांकि पहले भी पाक सेना के पूर्व प्रमुख परवेज मुशर्रफ और पूर्व प्रधानमंत्री यह बात मान चुके हैं, पर उन्होंने यह बात तब मानी जब वो अपने पद पर नहीं थे। आखिर क्या है इसके मायने? 25 साल बाद पाकिस्तान यह मानने को क्यों मजबूर हुआ? यह जानने और समझने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। करगिल में पाकिस्तानी सेना को मार भगाने वाले ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर और पूर्व डिप्लोमेट और आजकल जिंदगी यूनिवर्सिटी में डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस पढ़ा रहे प्रोफेसर जैन मिश्रा। सर, पहला सवाल ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर आपसे है। जब करगिल में जब जंग लड़ रहे थे पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, तो क्या आप लोग को भी सबूत मिले थे? हालांकि पाकिस्तान ये कह रहा था कि घुसपैठिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जय हिंद। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं, मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स द्रास सेक्टर में थी और वो जो वहाँ की महत्वपूर्ण चोटियां हैं तोलोलिंग और टाइगर हिल, जिसपे की लड़ाई लड़ी गई थी। और वैसे तो आप जानते हैं ये पूरी लड़ाई द्रास सेक्टर, कारगिल सेक्टर, बटालिक सेक्टर और तुर्तुक में लड़ी गई थी जी। और जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है आर्मी डे के ऊपर पाकिस्तान में ये बयान दिया, ये कोई बड़ी सरप्राइज नहीं है। जैसे आपने खुद कहा है कि गाहे बगाहे जो जनरल्स हैं, परवेज मुशर्रफ हैं या दूसरे जर्नलिस्ट हैं या पत्रकार हैं, वो इस बात को मानते आए हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इतने बड़े सेना के अधिकारी ने इस बात का कबूलनामा दिया है कि वो मुजाहिदीन नहीं थे, रेगुलर्स थे। और जो आपने सबूत की बात की तोलोलिंग और टाइगर हिल पे, तो जैसे आप जानते हैं कि तोलोलिंग की लड़ाई में मुझे 22 दिन लगे और शुरू में तो हमें यही बताया गया था कि 5 से 6 मुजाहिदीन हैं। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ती गई, तब हमें लगा कि ये मुजाहिदीन नहीं हो सकते हैं। जिस तरह सिखलाए हुए तरीके से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, उनके पास ऑटोमेटिक्स थे, आर्टिलरी सपोर्ट थी, उनके स्नाइपर्स थे। और जैसे कि आप जानते हैं 28 मई को एक स्टिंगर मिसाइल द्वारा जो मी-17 हेलीकॉप्टर्स था हमारा, वो भी तोलोलिंग की लड़ाई में जब हमारी सपोर्ट कर रहा था, गिराया गया। और इसी तरह मी-21 और मिग-21 और मिग-27 जो बटाली के सेक्टर में वहां पे भी गिराए गए थे। लेकिन जैसे कि अब हमने टाइगर हिल और तोलोलिंग का जब कब्जा किया, और तब हमने पाया कि जो वहां पे जो पाकिस्तानी मारे गए या जो पीओडब्ल्यू जो पकड़े गए, उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड थे, उनके पास शोल्डर टाइटल्स थे। जो वेपन्स वहां पे पकड़े गए, उससे साफ जाहिर होता था कि ये पाकिस्तान का हाथ है। और आपने नाम सुना होगा कैप्टन करमाल शेर खान, जो कि टाइगर हिल की लड़ाई में मारा गया और जिसे पाकिस्तान ने निशाना हैदर भी दिया गया था। उसके जिस्म से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पाए गए थे, चिट्ठियां थी उनके परिवार द्वारा। तो हमें तो 25 साल पहले ही मालूम था कि ये पाकिस्तान के रेगुलर्स हैं। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, और अभी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने माना है कि ये रेगुलर्स थे। जी राजीव। प्रोफेसर मिश्रा, आपको क्या लगता है कि पहले पाकिस्तान कहता था कि ये मुजाहिदीन का हाथ है, अचानक जो है पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जो है, करंट जो सर्विंग आर्मी चीफ जो है असीम मुनीर जो है, उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसमें पाकिस्तान के जो रेगुलर आर्मी है उसका इन्वॉल्वमेंट था? जी नमस्कार
राजीव जी, बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। जी। आप दोनों ने ये बात साफ कही है कि पहले मुशर्रफ जी ने खुद कहा था, लेकिन वो जी। पद पर नहीं थे, आर्मी बिल्कुल, चीफ नहीं थे, और उन्होंने ये किताब लिखी है, आपने देखा होगा, इन द लाइन ऑफ फायर। जी। और इस पर मैंने रिसर्च करके मैंने एक रिव्यू ऐसे भी लिखा था। जी। देखिए, इसका पूरा चैप्टर है द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, पेज 87 पे शुरू होता है, 87। और आप ये पूरे चैप्टर को पढ़िए, पूरी ऑपरेशन की उन्होंने बयान कर दी, इतनी डिटेल में की है। और जैसे कि उनके लिए यह गर्व की बात है, और मैं तो हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मैं डिस्पैशनेट होना चाहता हूं, किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता हूं। अगर उनकी तरफ से देखें, ये एक टैक्टिकली ब्रिलियंट ऑपरेशन तो था ही, सारी दुनिया मानती है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली फेलियर हो गया, बिकॉज इंडिया का जो रिस्पॉन्स हुआ वो इतना भयानक हुआ कि उनको अंदाजा नहीं था। उनके सारे युद्ध, चाहे वो 47, 48 के हो, 65 के हो या कारगिल, उनके अजम्पशंस जो थे वही थे कि हम वहां पे छुपके से चले जाएंगे और बोलेंगे मुजाहिदीन है, कश्मीर में अपराइजिंग हो जाएगी और इंडिया का होल्ड कश्मीर पर मजबूत नहीं रहेगा और वगैरह वगैरह, और वहां पे हम एक इंसर्जेंसी करवा के कश्मीर को इंडिपेंडेंस या हमारे पाकिस्तान में मिलवा देंगे। ये अजम्पशन एग्जैक्टली कारगिल का भी वही अजम्पशन था। तो मैं हैरान हो रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर जनरल आसिफ मुनीर ने ये बयान क्यों दिया, आर्मी चीफ ने क्यों बयान दिया, ये तो सब जानते हैं। हमारी इंटेलिजेंस ने तो उनका कॉन्वर्सेशन को भी उनको इंटरसेप्ट किया था, सारी दुनिया को मालूम है। नासिम ज़हरा ने कहा है अपनी किताब में, आप उनको देखिए ना यूट्यूब में, सैयद मुजम्मिल को देखिए, मुशाहिद हुसैन ने बीबीसी में कहा है, सबने पाकिस्तान में जो भी रिस्पेक्टेड लोग हैं, लेखक हैं, सब कहते, नजम सेठी ने कहा है कि हमारे सारे अजम्पशंस वही हैं कि हम चुपचाप घुस जाएंगे और इंडियंस रिएक्ट नहीं करेंगे, वो कमजोर हैं, या कश्मीर में इंसर्जेंसी फैली हुई है वगैरह वगैरह। तो इन्होंने क्यों ये बात कही, मुझे लगता है कि देखिए, योम ए दिफा 6 सितंबर, योम वो उसको कहते हैं, दिस इज अ कंप्लीट फॉल्सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। आपका युद्ध शुरू होता है अगस्त में, जब पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स इंडिया में आते हैं कश्मीर में, अगस्त में, अगस्त 8 शायद 1965। हमारे लिए युद्ध उस दिन शुरू होता है जब उनके रेगुलर फोर्सेज आते हैं, लेकिन वो कहते हैं योम दिफा। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहना, यही मैं कह रहा हूँ, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, कि आप इंटरनल रीजंस के लिए कह रहे हैं कि हमने कर दिखाया, सारी दुनिया तो जानती है, तो हमने ये घुसपैठ किया था, तो हम डिनाई तो अब नहीं कर सकते। क्यों ना हम कहें कि हमने किया और तालियां मारे और वाह वाह करें, और हमारी जीडीपी अब 1500 US डॉलर बांग्लादेश के पीछे हम पिछड़ गए हैं। बांग्लादेश हमसे बहुत आगे है, इंडिया तो आगे ही 10 गुना आगे है। तो ये आई थिंक इसका शायद इंटरनल रीजन है। नहीं, लेकिन सर एक चीज समझने की मैं भी कोशिश कर रहा हूं, और आप बेहतर इस पर प्रकाश डाल पाएंगे कि पाकिस्तान आर्मी का मतलब होता है कि पूरा पाकिस्तान जो रन आज के तारीख में करता है वो पाकिस्तानी आर्मी करता है, और पाकिस्तान आर्मी का प्रेसिडेंट चीफ अगर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात है, वो भी 25 साल बाद। ये आखिर क्यों अभी क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, वो कर रहे हैं? मैंने इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया है, लेकिन मेरे पास कोई अच्छा इसका उत्तर नहीं है। सिर्फ यही उत्तर है कि लोग टाइमिंग क्यों है। टाइमिंग इसलिए है कि पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ सिवियर इकोनॉमिक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। हालांकि कुछ लोग भी कहते हैं कि फेल स्टेट होने वाला है, और कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेकअप भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये सब कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान इज फार फ्रॉम बीइंग अ फेल स्टेट, बिकॉज मिलिट्री कंट्रोल में है। The state apparatus is under the control, very strong control of the military-led establishment. और आप कहेंगे, देखिए, आपको कहने से कोई ज्यादा फर्क तो नहीं हो रहा है। आपने खुद कहा है कि ये तो हम सब जानते थे, बाकियों ने, मुशर्रफ जी ने कहा है, नवाज शरीफ ने भी मान गए हैं, और जर्नलिस्ट नसीम ज़हरा वगैरह वगैरह सब मान गए हैं। तो इसका मेरे हिसाब से सिर्फ डोमेस्टिक रीजन हो सकता है, और उन्होंने ये बात उसी दिन कही योम दिफा पे, द सो कॉल्ड पाकिस्तान डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे 6 सितंबर
1965, जबकि भारत की सेना लाहौर की तरफ और सियालकोट की तरफ जाने लगी, बढ़ने लगी, और उन्होंने एक भयानक युद्ध हुआ इच्चगल केनाल में, बर्की तक चले गए, फैक्ट्री तक चले गए, हम सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन वो लोग डिनायल में, वो कहते हैं कि इंडियंस ने हम पे हमला किया और हमने डिफेंड किया। तो उसी दिन उन्होंने ये बयान दिया कि भाई हम भी इतने कमजोर नहीं है, हम भी लड़ सकते हैं, हम भी टैक्टिकली सरप्राइज कर सकते हैं भारत को, और हमने कर दिखाया था कारगिल में। मेरे हिसाब से शायद यही रीजन है, यही कारण है। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, उस समय कई पाकिस्तानी सोल्जर भी मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तान जो है उनका 100 लेने से मना कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो है भारतीय सेना, जो कह सकते हैं कि जो जनेवा कन्वेंशन के तहत जितने सारे डेड बॉडी थे पाकिस्तानी सेना के, उनका अंतिम संस्कार किया गया, उनका बकायदा हमारे जो सेना में मौलवी होते हैं उनका प्रे भी किया गया। क्यों पाकिस्तानी सेना उसे अपने सोल्जर का डेड बॉडी लेने से मना कर दिया था उस दौरान? बिल्कुल राजीव जी, आप जो कह रहे हैं सही बात है, क्योंकि वो तो हमेशा ये दिखाते रहे कि ये तो मुजाहिदीन हैं और वो भी कश्मीरी मुजाहिदीन हैं। तो वो उस समय तो ये नहीं कह सकते थे ये रेगुलर्स हैं, और इसलिए बहुत सारी जो बॉडीज थी वो उन्होंने नहीं ली। लेकिन इसमें भी वो किसी न किसी तरह की वो पॉलिटिक्स करते थे। और जैसे कि आप देखिए, जो जवान थे वो ज्यादातर नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जो आपका ये जो बाल्टिस्तान और ये गिलगिट का जो इलाका है वहाँ के हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं और शिया हैं। और उसमें भी पॉलिटिक्स ये थी कि इनकी बॉडीज जो थी वो नहीं ली थी, और बल्कि चोरी छुपे कुछ एक जो दूसरे थे या पंजाब प्रोविंस से थे या दूसरे थे, उनकी बॉडीज उन्होंने एक्सेप्ट की है। लेकिन भारतीय सेना, जैसे कि आप जानती है, एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, और हमने बड़े मान सम्मान और जो उनके लास्ट राइट्स हैं और वो बिल्कुल मान सम्मान के साथ किए गए। और कुछ एक बॉडीज इन्होंने एक्सेप्ट की जो उनको अच्छा लगता था, और लेकिन ज्यादातर जो मारे गए थे उन सिपाहियों को तो एक उन्होंने क्रिमिनल्स की तरह या एक सेकंड रेट सिटीजन, जो जिनको अपने सैनिक ही नहीं मानते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस पाकिस्तान का जो अपने सैनिकों को क्या मान सम्मान देते हैं, और आज ये कबूलनामा दे रहे हैं कि वो हमारे सैनिक थे, रेगुलर सैनिक थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका इन सैनिकों के प्रति, और विशेषकर जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की जो 5 बटालियंस थी और 1000 से भी ज्यादा लोगों ने उसमें मारे गए थे, और उनको जो है वो लेने से भी जो है उन्होंने मना कर दिया था। जी राजीव। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, उस समय जो है पाकिस्तान तो खैर एक्सेप्ट किया ही नहीं, बल्कि न केवल उनके सोल्जर मारे गए थे बड़ी तादाद में, बल्कि पाकिस्तानी कई सारी सैनिकों को मेरे ख्याल से 6 या 8 बटालिक सेक्टर में कुछ पकड़े गए और कुछ इधर भी पकड़े गए। जिंदा आप लोगों ने पाकिस्तानी सोल्जर को पकड़ा था सर, सबूत के तौर पर। हाँ बिल्कुल, 8 के आसपास जो POWs थे वो पकड़े गए थे, और उनसे भी बहुत सारा सामान और जो उन्होंने इंटरव्यूज दी थी, तो बिल्कुल साफ था कि ये पाकिस्तान का हाथ है, और उनको जो है पाकिस्तान को जो भी जिनेवा कन्वेंशन है उसके अंतर्गत जो है उनको हैंड ओवर किया गया था। ये प्रोफेसर मिश्रा, अगर पाकिस्तान की बात करेंगे, जब जब वो भारत से लड़ाई लड़े, चाहे 47, 48 की कबाली हमला की बात करें, 65 की बात करें, 71 की बात करें, 99 की बात करें, हर जंग में उनको करारी हार मिली है। लेकिन उसके बावजूद जो प्रॉक्सी वार जो कहा जाता है वो लगातार जारी रखे हुए हैं। अभी की अगर बात करें तो जिस तरह से आतंकवादियों को घुसपैठ करा रहे हैं या जो भारत विरोधी तत्व हैं उनको बकायदा बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है सर? बिल्कुल साफ पॉलिसी है, क्योंकि आप कमजोर हैं, भारत के खिलाफ आप कमजोर हैं। हालांकि दोनों देशों के साथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो वो एक इक्वलाइजर एक हिसाब से हो जाता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ, ना उसमें कोई जीतता है ना उसमें कोई हारता है, सब हारते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, हारते भी नहीं है। तो पाकिस्तान के पास वो ब्रह्मास्त्र तो है ही, भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। और पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, दे डू नॉट हैव अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। वो साफ कहते हैं कि फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस, कि अगर इंडिया कन्वेंशनल अटैक करे और हमारी टेरिटरी इलाके पे काफी कब्जा कर लें और हम हारने वाले हैं, तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, चाहे वो पाकिस्तान में हो, हमारी टेरिटरी में हो या इंडिया की टेरिटरी में हो, जहां भी हो, हम उसका इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन ये भयानक पॉलिसी जो है इस, और भारत का पॉलिसी क्लियर है कि मैसिव रिटेलिएशन जहां भी हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, अगर उसका इस्तेमाल इंडियन फोर्सेस के विरुद्ध हुआ कहीं भी दुनिया में, सिर्फ भारत या पाकिस्तान में, कहीं भी, तो भारत, इंडिया विल रिटेलिएट विथ ऑल इट्स कैपेबिलिटी। तो ये है। लेकिन इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पाकिस्तान का नहीं है, ये उनकी शील्ड है, ये उनकी कवच है। वो सोचते हैं कि हम लो लेवल इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी वॉरफेयर कश्मीर में चलाए रखें। लेकिन बालाकोट के बाद, उरी के बाद शायद कुछ फर्क हुआ है। मैं नहीं कहूंगा कि पूरा फर्क हुआ है, कुछ तो फर्क हुआ है। इतने भयानक बड़े बड़े अटैक तो हुए नहीं है, लेकिन मेरी जो उम्मीद है जरूर होते रहेंगे और हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया है। जी सर, दो स्टेटमेंट आए हैं सर। 2 दिन पहले गृह मंत्री का स्टेटमेंट आया है कि जब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं होता है तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। हफ्ते भर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान है कि अब पाकिस्तान के साथ जो बिना रुकावट वाली या बिना शर्त वाली बातचीत का समय नहीं रह गया है। अब सीधा सा मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान कोई घटनाएं करता है, कोई घटना होती, तो भारत उस पर रिएक्ट करता है। सीधा कहीं न कहीं इशारा था कि अगर पुलवामा करते हैं तो फिर बालाकोट होगा, उधर आप उड़ी में करेंगे तो फिर आप पर सर्जिकल स्ट्राइक होगा। तो यह भी तो कहीं न कहीं मैसेज मैसेजिंग बहुत साफ है। और खुद प्रधानमंत्री जो है 26 जुलाई को करगिल का विजय दिवस पर गए थे, द्रास गए हुए थे, वहां पर भी उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान को मैसेज दिया कि अब ये बातें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी हरकत। बिल्कुल सही बात है। विदेश मंत्री ने कहा है कि द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग is over, uninterrupted dialogue, but he didn't say कि the era of dialogue is over। जी, उनके स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है या कुछ भी करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उन्होंने ये भी बात कही, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे, जो भी है जी। तो अगर वो पॉजिटिव कुछ करते हैं, हम नेगेटिव भी तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया है। मैं एक डिप्लोमेट, कूटनीतिज्ञ हूँ, वो एक हमारे वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हैं विदेश मंत्री जी, और उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया है, क्योंकि कूटनीतिज्ञ कभी भी दरवाजा बंद नहीं करते, खुला तो रहना ही चाहिए। और मतलब, लेकिन ये भी जाहिर है, गृह मंत्री ने भी साफ कह दिया कि जब तक ये इंसर्जेंसी चालू रहेगी, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चालू रहेगा, बातें नहीं होगी। आपने जो 2019 में किया है वो एक इट वाज स्ट्रेटेजिकली अ गेम चेंजर। आपने पाकिस्तान, यू पुल द रग फ्रॉम अंडर द फीट ऑफ द पाकिस्तानीज। वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर पाए और अभी भी वो कंफ्यूज हैं कि क्या करे भारत के साथ। तो वो तो रिवर्स होने वाला नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान कोई मेजर इंसिडेंट करता है, दे विल बी अ रिस्पॉन्स एंड इट विल बी एनीवेयर इन पाकिस्तान। और आपने कर दिखाया और आप करेंगे। ब्रिगेड खुशहाल, कैसे देखते हैं पाकिस्तान जो है कभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से अगर प्रॉक्सी वार के सर से जो बातचीत में कर रहा था कि प्रॉक्सी वार लगातार जारी हुआ, हमारे सोल्जर लगातार शहीद हो रहे हैं, चाहे डोडा की बात करें, चाहे रोजेरू पुंछ की बात, कश्मीर की बात करें, केवल एलसी पर ही नहीं बल्कि सीमा पार भी, अगर अंदर भी देखिए हिंटरलैंड में कई जगहों पर पाकिस्तानी जो रिटायर्ड सोल्जर उनका इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आती है। यानी पाकिस्तान जो है मतलब भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा है। तो कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या बातचीत होनी चाहिए या जवाब देनी चाहिए सेना की भाषा में? आपने ठीक कहा है कि पाकिस्तान, एक बात तय है कि पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है और आगे भी धोखा देता रहेगा। चाहे 1947-48 की युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो या कारगिल का युद्ध हो, पहल हमेशा पाकिस्तान ने की है और पाकिस्तान हमेशा ये धोखा देता रहेगा। और आप देखिए कि वहाँ की जो प्रॉब्लम है, हालांकि वहाँ के लोग भले ही शांति चाहते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो वहाँ की फौज है और वहाँ की जो आईएसआई है वो कभी नहीं चाहती कि ये शांति हो। अगर ये शांति होती है तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये एक नेक्सिस है आईएसआई का और पाकिस्तान सेना का, और उसमें कुछ एक उनके अपने पॉलिटिशियंस भी हैं
जो इस कश्मीर के मुद्दे को और आतंकवाद की जो ये इशू है, इसको हमेशा जो है बॉइलिंग पॉट पे हमेशा रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपस में शांति हो गई तो उनकी जो महत्व है वो वहां पर खत्म हो जाएगा। और जैसे आप देखते हैं कि आज पाकिस्तान का क्या हालात है, बलूचिस्तान में आज क्या हो रहा है, पीओके में क्या हो रहा है, अफगान बॉर्डर जो है वो अलग से तालिबान के साथ सुलग रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति आप राजीव जी अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो फुल फ्लेज जो लड़ाई है उस तरह की घटनाएं नहीं कर सकते हैं। तो वो इस तरह की जो घटनाएं हैं, जैसे आपने देखा पिछले 2-3 महीने में पीर पंजाल के साउथ में बहुत सारी घटनाएं जो है वहां पे आतंकवाद की बढ़ गई है। हालांकि नॉर्थ कश्मीर में थोड़ा सा कम हुआ है 370 के बाद, लेकिन जैसे कि प्रोफेसर मिश्रा कह रहे थे कि ये आतंकवाद जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। ये छुटपुट घटनाएं जो है हमेशा होती रहेंगी। और जहां तक हमारे विदेश मंत्री जी ने और जो एक बात कही है वो बिल्कुल साफ है कि दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती, वार्ता भी और दूसरी तरफ जो है आप आतंकवाद भी आपको चालू रखना चाहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमको उन्होंने ये भी कहा है कि हम हर स्थिति को करने के लिए तैयार हैं, जैसे कि बालाकोट किया गया था या सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उस तरह की घटनाओं के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। और हमारी जो सेना है आज सक्षम है उस सबक को पाकिस्तान को सिखाने के लिए। और आज ये बहुत बढ़िया मौका है जबकि पाकिस्तान अपने ही समस्याओं से जो है वो घिरा हुआ है। जी राजीव जी। प्रोफेसर मिश्रा, पाकिस्तान पर हम क्या यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान लगातार पोस्टिंग दे रहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन चाहे पुलवामा की बात करें, चाहे कसाब का मामला हो, मुंबई अटैक का मामला हो, और अब वो करगिल की बात एक्सेप्ट कर रहा है कि करगिल में पाकिस्तानी सेना का इन्वॉल्वमेंट था, तो क्या हम पाकिस्तान से आपके हिसाब से बातचीत करें या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, मैं तो एक कूटनीतिज्ञ हूँ जी, और अगर हम कहें कि बातचीत बिल्कुल बंद हो जाए तो हमारे लिए कोई काम नहीं रहेगा। जी। विल बी आउट ऑफ जॉब्स। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि बातें हो रही हैं मेरे हिसाब से। बातें ओपनली इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन कैमरास हो ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बातें और भी हो सकती हैं, अंडर द टेबल भी हो सकता है। देखिए, मेरे मित्र टीसी राघवन जो हमारे हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान में, मेरे बैचमेट हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया किताब लिखी है द पीपल नेक्स्ट डोर। उन्होंने किया है कि मेरा जो अनुभव है पाकिस्तान के साथ, दे आर ऑलवेज रेडी टू मेक अ डील। पाकिस्तानीज आर ऑलवेज रेडी टू मेक अ डील विथ इंडिया। मतलब एक प्रैग्मेटिक बेंट उनमें भी है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अंधे हैं, इस्लामिस्ट हैं और आइडियोलॉजिकल हैं। वो पागल नहीं है, वो बहुत समझदारी से जो भी कर रहे हैं, जो भी वो एस्केलेट करते हैं कि किस लेवल तक करना है वहां रुक जाते हैं। तो वो तो चलता रहेगा। ब्रिगेडियर साहब ने जो बात कही थी वो तो चलता रहेगा। और लेकिन ये बंद नहीं होने वाला है। और जयशंकर साहब ने भी साफ कह दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर कुछ पॉजिटिव हो फॉर पॉलिटिकल रीजन शायद इंडियन गवर्नमेंट ओपनली बात ना करे, लेकिन नथिंग स्टॉप्स देम फ्रॉम टॉकिंग सीक्रेटली बैक चैनल। नहीं, लेकिन क्या सर पाकिस्तान पर हम भरोसा कर सकते हैं? जो पास्ट अगर देखें, जिस तरह के अगर एक्सपीरियंस अगर रहा है, कसाब के मामले में भी पाकिस्तान एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि कसाब पाकिस्तान का है। बाद में पाकिस्तान के न्यूज चैनल वाले गए, उसके गांव का, उसके परिवार के लोगों को दिखाया। पुलवामा में जो इन्वॉल्वमेंट था पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था, करगिल में मानने को अब जाके, तो हम कैसे पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं? और अभी भी जिस तरह की चीजें, चाहे डोडा की बात कर, चाहे राजौरी पुंछ की जो घटनाएं हो रही है, उसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट की बात पाकिस्तान के सामने आ रही है, पाकिस्तान के फॉर्मर सोल्जर की बात सामने आ रही है। तो उस पर हम पाकिस्तान पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? देखिए, भरोसा तो नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। कूटनीति में कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है। अगर बातें हो रही हैं तो ट्रस्ट बट वेरीफाई, ट्रस्ट बट वेरीफाई। हमें ऐसे मैकेनिज्म्स पुट इन प्लेस करने चाहिए जिससे कि अगर कोई भी वायलेशन हो, इट हैज टू बी वेरीफाइड इमीडिएटली एंड काउंटर एक्शन हैज टू बी टेकन। एवरीथिंग मस्ट बी वेरीफाइबल। और शायद अतीत में हमारी जो ताशकेंट हो, शिमला हो, वी डिड नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ ट्रस्ट एंड वेरीफाई। वी फॉलो द पॉलिसी ऑफ ट्रस्ट बट नॉट वेरीफाई। तो हमें वेरीफाई करना बहुत जरूरी है।
ट्रस्ट तो ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब इतिहास दिखा रहा है कि ये जो देश है इट इज नॉट कंट्री दैट कैन बी ट्रस्टेड। लेकिन दुनिया में विच कंट्री ट्रस्ट विच कंट्री, कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता है, सब वेरीफाई करते हैं। और हमारी कूटनीति इतनी शार्प होनी चाहिए कि उसमें बिल्ट इन मैकेनिज्म्स होनी चाहिए, कोई भी एग्रीमेंट हो जिसमें कि पाकिस्तान वायलेट नहीं कर सकता। अगर करता है तो द कॉस्ट विल बी वेरी वेरी प्रोहिबिटिवली कॉस्टली फॉर पाकिस्तान, तभी हो सकता है। तो ब्रिगेडियर खुशहाल, क्या पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए, अटल जी ने फरवरी 99 में बहुत बड़ा प्रयत्न किया था अपने पड़ोसी के साथ। लाहौर में बस यात्रा एक संदेश लेके हिंदुस्तान से गए थे, और आप देखिए जो उस समय के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे परवेज मुशर्रफ, बल्कि वो वहां पे प्रधानमंत्री जी से भी नहीं मिले, क्योंकि एक तरफ तो नवाज शरीफ जी और परवेज शरफ एक ड्रामा किया जा रहा था शांति वार्ता का, फरवरी के महीने की बात है, और दूसरी तरफ से हमारी सीमाओं पर जो है वो अतिक्रमण किया जा रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से, जब तक वहां की पाकिस्तान की आर्मी की, जो मैं आपको साइकोलॉजी और आईएसआई के जो कह रहा हूं कि वहां पूरी जो सिस्टम है वो उनके द्वारा चलाया जाता है और उनकी जो महत्व है उसी से बना रहता है, और जब तक ये उनका मुद्दा है तो मुझे नहीं लगता कि हम उनके ऊपर एक बहुत बड़ा विश्वास कर सकते हैं। और जहां ये तो डिप्लोमेट है, मिश्रा जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पे भी प्रयत्न जारी होने चाहिए, लेकिन मैं एक सैनिक के तौर पे कह रहा हूं कि एक डेटरेंट और एक जैसे जो भी सर्जिकल स्ट्राइक या उस तरह का जो भी एक जरूरत है उसको समझाने के लिए, एक संदेश देने के लिए, वो ऑप्शन भी खुली रखनी चाहिए। जी तो राजीव। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, पाकिस्तान पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन शांति के लिए भी बातचीत का प्रयास जारी रखना चाहिए। सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।